अगला आउटपुट डिवाइस है हमारा प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या है, बहुत तरह के हैं, ठीक है। तो उनको भी क्या है, जब कोई बहुत ज्यादा संख्या में होती हैं चीजें तो उनको फिर कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं ताकि उनको पढ़ना भी आसान हो जाए, याद रखना आसान हो जाए, है ना। तो प्रिंटर अब आपके मेन कैटेगरी में दो तरह के हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट वर्ड सुना है आपने कभी? इम्पैक्ट वर्ड के बारे में क्या मतलब होता है? हाँ, प्रभाव डालना भी होता है तो इम्पैक्ट कि उस पे इसका क्या असर पड़ेगा, अपने बोल देते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। कई बार ऐसे को भी कहते हैं, किसी टक्कर होना भी अपने कह देते हैं क्या है कि वो इम्पैक्ट, उसकी कार का इतना जोरदार इम्पैक्ट हुआ कि उसकी कार का अगला हिस्सा जो है वो सारा ही तहस नहस हो गया, है ना, और गाड़ी में आग लग गई। तो इम्पैक्ट हम वहां पे भी यूज करते हैं। लेकिन अब प्रिंटर में इसका क्या मतलब है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का? जब भी प्रिंटर वर्ड आएगा तो मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, छपाई की कर रहे हैं, छपाई की कर रहे हैं बात, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। अब प्रिंटर मशीनें तो आज चली हैं, क्या छपाई आज से होती है? कि छपाई तो बहुत टाइम पहले की भी होती थी। कि कई बार आपने अगर देखा हो भी कपड़े पे छपाई कैसे करते हैं, सूट पे किसी छपाई वगैरह कैसे करते हैं, एक तो वो ब्रश से करते हैं, एक और होता ठप्पा लगता है जो ऐसे उसको रंग में डिबोया और ठप्पा दे सूट पे, और जो उसके नीचे बना होता है वो सारा का सारा कागज पे, वो कपड़े पे छप जाता है। जैसे आपने मोहर नहीं लगाते हम, तो मोहर रबड़ की मोहरें होती हैं, वो इधर अपने कलर में इसमें पैड में डुबोई और उसको कागज पे लगा दिया तो कागज पे छप गई, तो वो भी तो छापते हैं ना, तो वो भी तरीका है छापने का। लेकिन कई बार आपने मोहर लगाते सुना होगा किसी बाबू को, किसी भी कर्मचारी को, तो आवाज आती है ना पूरी, पूरा साउंड आता है ना, भी अच्छे से दबा के वो छाप रहा है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है उस पे इम्पैक्ट डाल रहा है छापने के लिए। तो मतलब ऐसे प्रिंटर जब वो छपाई करेंगे तो मतलब उसका कोई ना कोई जो हेड होगा, कोई पार्ट होगा, वो कागज पे टकराएगा तब छपेगा अक्षर। तो वो सारे प्रिंटर्स कैसे होते हैं, इम्पैक्ट वाले होते हैं। लेकिन ऐसे प्रिंटर जिनमें कोई भी चीज कागज पे टकराती नहीं है, दूर से ही प्रिंटिंग हो जाती है, तो वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट वाले, वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट वाले। अब इम्पैक्ट वाले में एक आता है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक बार इनको ऐसे ना लिख के, इम्पैक्ट वाले के अंदर भी अलग अलग तरह के होते हैं भाई। जैसे एक तो छापना एक एक अक्षर कर करके, पहले एक अक्षर जैसे HSD लिखना है तो पहले H छापा, फिर S छापा, फिर D छापा, तो अक्षर दर अक्षर, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर जो प्रत्येक अक्षर को अलग अलग छापते हैं, ठीक है, वो कहलाएंगे कैरेक्टर प्रिंटर। लेकिन कुछ प्रिंटर कैसे होते हैं, लाइन प्रिंटर, जो पूरी की पूरी लाइन को पहले बनाएंगे फिर पूरी की पूरी लाइन एक साथ छापेंगे, तो लाइन प्रिंटर होते हैं। और फिर होते हैं पेज प्रिंटर। कौन से प्रिंटर, पेज प्रिंटर के पूरे का पूरा पेज ऐसे छप के बाहर आ जाता है, ठीक है, तो वो पेज प्रिंटर हैं। इम्पैक्ट में कैरेक्टर प्रिंटर कौन से हैं, दो हैं आपके यहाँ पे जिनके बारे में क्वेश्चन आ जाता होता है। एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा होता है डेजी व्हील, डेजी व्हील प्रिंटर। तो दो तरह के प्रिंटर हैं, एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक है डेजी व्हील प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है कितने, दो तरह के, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। ये डेजी जो है ना, डेजी एक फ्लावर का नाम है। डेजी किसका नाम है, फ्लावर का नाम है। एक ऐसा फूल है, ऐसा फूल जिनकी पंखुड़ियां चारों तरफ खिली होती हैं, जैसे सूरजमुखी का फूल होता है ना, ऐसा, तो उसको डेजी फ्लावर था। और ऐसा व्हील मतलब पहिया, तो हम समझ गए कि एक पहिए टाइप, ऐसा कोई पहिए नुमा ऐसे फ्लावर टाइप कोई चीज है। अब उसमें क्या था, जैसे ये था, अब ऐसे पंखुड़ियां जैसे फूल की होती हैं, तो वैसे इसके भी क्या थे, यहाँ पे अक्षर लिखे हुए थे उस प्रिंटर में, ABCD जो भी छपे हुए थे यहाँ पे, ठीक है। इसको बोला जाता है स्पॉक्स, जैसे लाइनें, या अपने को प्रिंटर की लैंग्वेज में जो चीज छापती है कागज पे उसको हेड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, हेड, जिसमें छपाई करने की टेक्निक होती है और वो कागज पे जिस चीज से वो छापता है प्रिंटर। प्रिंटर तो पूरे को बोलेंगे डिब्बे को, लेकिन उसके अंदर अलग अलग पार्ट भी तो होंगे ना, तो उसका छपाने वाला पार्ट है हेड।
तो इनका ये जो हेड रहते हैं इनके ऊपर अक्षर छपे होते हैं। जैसे यहाँ पे ए छपा है तो अक्षर कैसे छपे होंगे, उल्टा छपे होंगे ना। अपनी मोहर देखिए स्टाम्प वाली कभी उठा के, तो वो उल्टी होती है ना, तभी कागज पे छपाएंगे तभी सीधा छपेगा, तो इसमें उल्टे अक्षर होते हैं। ठीक है, अब छापेगा कैसे, जैसे अब मैं डेजी व्हील की बात कर रहा हूं, तो अब उसके नीचे अपने कागज लगाया, अब कागज के ऊपर एक रिबन होता है। क्या होता है, रिबन। ये टाइपराइटर में भी होता है, जैसे टाइपराइटर वगैरह कहीं में देखा हो टाइपिंग करते वक्त किसी को, टाइपराइटर पे, कंप्यूटर पे नहीं टाइपराइटर पे, जैसे भी बटन दबाते हैं एक स्पॉक्स हेड डलता है, हेड जाके टकराता है रिबन के ऊपर, और रिबन के नीचे क्या होता है, कागज होता है। अब ये रिबन कैसा होता है, इस पे इंक का लेप होता है, जैसे हमारा कार्बन पेपर होता है, जैसे हमारा कार्बन पेपर होता है ना, कार्बन के नीचे भी इंक लगी होती है, हम ऊपर से कुछ लिखते हैं तो नीचे कागज पे छप जाता है, कॉपी करने के लिए पहले ये चीजें यूज होती थी, है ना। तो ऐसा ही रिबन जो है ये इंक का लेप होता है, इस पे ब्लैक या ब्लू दो तरह के रिबन आते हैं, और ब्लैक वाले पे, और जब ये अक्षर यहाँ पे टकराया इस रिबन के ऊपर तो नीचे क्या था, कागज था, तो वो रिबन की शाई जो वो कागज पे रहती है, इस तरीके से वो छापता है। ठीक है, समझ में आ गई कैसे छापता है, कौन से वाला करेक्टर प्रिंटर में कैसे, डेजी व्हील वाला ये छापता है ऐसे। तो ये अक्षर जो भी यहाँ पे छापना, अगर ए छापना है तो व्हील यहाँ पे है, उसने ए घूम के उसके सामने आ गया और वहां यहाँ पे छाप दिया। फिर अगर डी छापना तो घूम के डी आ गया, डी छाप दिया। फिर कोई सी छापना तो सी आ गया, सी। तो ऐसे इसीलिए घूमने के लिए बनाया हुआ है, तो कागज तो चल के इधर उधर नहीं जाएगा, कागज में तो हमने एक लाइन के अंदर लिखना है, तो फिर ये एक लाइन ये खुद अपनी उसी व्यवस्था में आ जाते हैं, हेड घूम फिर के उस पर टकराते हैं। ठीक है, ये है डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मैट्रिक्स वर्ड अगर कहीं आ जाए ना, मैट्रिक्स का मतलब टेबल के रूप में व्यवस्थित करना ही होता है। मैट्रिक्स का मतलब कैसा होता है, टेबल के रूप में, जैसे रो और कॉलम में, तो मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या है, जो हमारा हेड है, जैसे ऐसा हेड है, बहुत बड़ा बना रहा हूं मैं, काफी बारीक होता है जितना छापना होता है मालूम। अब इसके अंदर ना पिन्स होती हैं, जैसे कई सारी पिन है, ये पिन अंदर बाहर आ सकती हैं। ठीक है, अब अगर आपने अक्षर बनाना है एच, तो एच में क्या होगा, ये वाली पिन्स है ये बाहर आ जाएंगी, और ये वाली पिन्स बाहर आ जाएंगी, और ये वाली पिन्स बाहर आ जाएंगी। तो यानी कि एच ऊपर आया उसके ऊपर, और फिर वो रिबन पे टकराएंगे, और फिर वो एच बन जाएगा वहां पे। अगर ए छापना होगा तो ये वाली पिन्स ना आके ये वाली पिन्स उसकी बाहर आ जाएंगी, तो वो उस पर टकराएगा, वो ए बन जाएगा। इस तरीके से इस हेड पे जो पिन्स हैं वो अक्षर की बनावट के अकॉर्डिंग वो पिन्स बाहर आती हैं और वो रिबन पे टकराती हैं और वो कागज पे वो चीजें छप जाती हैं। ऐसा प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये पहले अपने बिजली बिल वगैरह ऐसे कई पे आपने देखा होगा, या रेलवे की या बस की जो टिकट जो काउंटर से काटते हैं, टिकट रेलवे की टिकट आप काउंटर से टिकट लो तो उसके ऊपर इतनी अच्छे से नहीं लिखा होता, अक्षर बड़े मुश्किल समझने पड़ते हैं, डॉट डॉट से मिलकर बने होते हैं अक्षर, वो इन्हीं प्रिंटर से प्रिंट होते हैं, डॉट मैट्रिक्स से। किन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स से। इसकी क्वालिटी बताऊं आपको, थोड़ा सा याद आ जाएगा कहीं अगर आपने प्रिंटिंग देखी हो, जब कोई प्रिंट देता है ना तो चलता है चर 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 चर, ऐसी आवाज आती है जब, तो ऐसे प्रिंटर कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक वाला छापता है। उसकी क्वालिटी भी देखना, अक्षर पढ़ के देखना, आपको प्रॉम्प्ट लग जाएगा हाँ ये डॉट से मिलके बना हुआ है, डॉट डॉट से। तो वो होते हैं दो ही पढ़ने हमने, किसमें, करेक्टर प्रिंटर में। और कौन से वाले हैं, ये इम्पैक्ट वाले हैं, क्योंकि वो तो हमें पता ही है, क्योंकि ये रिबन पे टकराता है, रिबन पे टकराता है फिर कागज पे छपता है, तो डॉट मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होता है और डेजी व्हील में भी ऐसा ही होता है। लाइन प्रिंटर में जो आते हैं, इसमें एक आता है ड्रम प्रिंटर। कौन सा आता है, ड्रम प्रिंटर। एक आता है चैन प्रिंटर, ये आजकल खैर यूज नहीं होते इतना, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, आजकल ये तो यूज होता है खैर। डॉट मैट्रिक्स काफी लो क्वालिटी में, क्वालिटी भी लो होती है और खर्चा भी कम होता है, खर्चा भी कम होता है और इसकी क्वालिटी भी कम होती है, इसीलिए डॉट मैट्रिक्स यूज करते हैं। टिकट काउंटर वाले तो ढेरों कितने हजारों टिकट छापता होगा, वो बंदा लगा ही रहता है, बस लाइन इतनी लगी होती है रेलवे पे तो टिकट कटवाने वालों की ना, टिकट लेने वालों की। तो इसलिए क्वालिटी मैटर नहीं करती इन चीजों में। क्वालिटी क्यों मतलब नहीं मैटर नहीं करती, टिकट जो उसने बना के दी है, अब उसने इस प्रिंटर से दी है कि एक तो मेरा काम जल्दी हो जाए, छपाई कुछ भी छप जाए बस कोई मतलब नहीं है, बस उसको दे दो छाप के। हमारे क्वालिटी यहां पे मैटर नहीं करती। क्यों नहीं मैटर करती, कोई रीजन है इसके पीछे? उसने बड़े बड़े प्रिंटर क्यों नहीं लगाए इनको छापने के लिए? एक तो कॉस्ट, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है, कोई इंक का उतना खर्चा नहीं बनता, वो नहीं बनता, पेपर भी इसके अंदर हल्का लग जाता है, दूसरा पेपर होता है इतना नहीं होता। दूसरा ये रहता है कि ये एक्चुअल में टेम्परेरी होता है। टिकट बंदे ने कटवाई, यात्रा सफर की, जब वो ट्रेन से उतर गया उसके बाद टिकट क्या काम की उसके, है ना। तो प्रिंट इसको अपने को ज्यादा देर संभाल के नहीं रखना होता है।
इसीलिए इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो टेम्परेरी प्रिंट्स होते हैं। अच्छा, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इसमें भी ये होती है पेज के साथ, ड्रम जैसा है, ड्रम टाइप का। ड्रम का मतलब क्या होता है? सिलेंड्रिकल पोजीशन होती है, जैसे आपने ड्रम देखा है ना, इस तरीके से पाइप टाइप का जैसे सिस्टम कह सकते हो, सिलेंडर टाइप का कह सकते हो, ऐसी शेप रहती है ड्रम की। इसके ऊपर अक्षर बने होते हैं और जो लाइन आपने बनानी है, अक्षर घूम फिर के क्या करते हैं, एक लाइन के अंदर आ जाते हैं और वो पूरे का पूरा कागज पे छापता है, पूरे का पूरा कागज पे छप जाता है और वो सारी लाइन छप जाती है सीधी। इसलिए अपने घूम फिर के अपने आप अक्षर ऐसे हैं, एक व्यवस्था में आ जाते हैं, लाइन की व्यवस्था में। ऐसा ही ड्रम के साथ होता है और ऐसे चैन के साथ होता है। जैसे चैन होती है हमारी साइकिल की, इसी टाइप्स की चैन होती हैं, अंदर उसके ऊपर हेड बने होते हैं, अक्षर बने होते हैं, जो हमारे यहाँ पे छपाई करते हैं। यहाँ पे तो क्या छपाई करते हैं, मतलब करते हैं बस इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन इंपैक्ट में, जिनमें कोई ऐसा इंपैक्ट वाला सिस्टम नहीं होता। ये आगे कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के। कितने? 3 तरह के। एक होता है हमारे पास इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। एक होता है हमारे पास लेजर प्रिंटर और एक होता है थर्मल प्रिंटर। तो 3 तरह के ये प्रिंटर हैं, इंक जेट, लेजर जेट और थर्मल। ये आजकल यूज होते हैं, आजकल ज्यादा यूज होते हैं, ये वाले होते हैं। इंक जेट मतलब इसमें डलती है इंक, तो इसका मतलब बाकी प्रिंटर बिना इंक से थे, बिल्कुल बिना इंक से थे, क्योंकि पहले वाले तो रिबन था, उसके अंदर तो इंक नहीं थी, वो तो रिबन था जो छापता था। अब इंक तो केवल इसी के अंदर यूज होगी, इंक जेट के अंदर। अब कैसी इंक? लिक्विड इंक। कि जब भी हम इंक या स्याही की बात करेंगे तो हमारे मन में क्या आता है? पहले वाले, आजकल तो पेन नहीं चलते, पहले चलते ना इंक वाले पेन, निब लगाते थे, कभी निब बदलना, कभी निब को साफ करना, निब खराब हो गई दूसरी निब लेके आओ, पहले वो चीजें यूज होती थी। आजकल तो पेन सारे अपने रेडीमेड ही आने लगे। लिक्विड, अब तो रिफिल वाला जमाना भी गया है ना। पहले तो एक पेन लेना, उसके अंदर कई समय तक तो उसको रिफिल बदल बदल के चलाना। अब रिफिल जितने रेट का तो पेन आ जाता है जितने का रिफिल आता है पहले। लिक्विड इंक जब होती है, जब भी इंक हमारे माइंड में आती है तो मतलब हमें ये लगता है कि लिक्विड मात्रा में फॉर्म है, वही दिमाग में आता है ना। तो लिक्विड इंक यूज होती है केवल और केवल किस प्रिंटर के अंदर? इंक जेट प्रिंटर के अंदर। किसके अंदर? इंक जेट प्रिंटर के अंदर। तो फिर ये कैसे छापेगा भाई? एक कागज जैसे आया, इसके अंदर क्या होती है? एक होती है नोजल। क्या होती है? नोजल। ये नोजल जो होती है, इसके अंदर इंक होती है और ये काफी बारीक होती है। और इसमें क्या करता है? कागज पर, क्योंकि ये नॉन इंपैक्ट है, मतलब टकराएगा तो कुछ नहीं, ये दूर से क्या करता है? इंक की स्प्रे करता है, इंक की स्प्रे करता है, इंक की बौछार डालता है कागज के ऊपर, तब छपाई होती है। अब ये स्प्रे वो ऐसे वाली नहीं कि बस पूरा ही फेर दिया दीवार के ऊपर या कहीं पूरी स्प्रे कर दी, इतनी बारीक होती है कि हमें प्रिंटर जैसे जो पेज प्रिंट होके आता है ना, वो देखने से लगता ही नहीं कि इसने ये स्प्रे करके छापा होगा। इतनी बारीक सिस्टम होता है, वो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ऐसे प्रिंटर जिनमें एक तो लिक्विड इंक यूज की जाती है वो कौन से होते हैं? इंकजेट प्रिंटर होते हैं। कौन से में है? नॉन इंपैक्ट में है। और फिर क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भाई ऐसे प्रिंटर जिनके अंदर नोजल से स्प्रे की जाती है, इंक की बौछार की जाती है, बूंदों की बौछार की जाती है, तो वो कौन से होते हैं? इंकजेट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। अब बात आती है वापस, जब हमने बात की कि डिस्प्ले की बात की थी कि एक तो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और एक होते हैं कलर वाले। तो डिस्प्ले में या सॉफ्ट कॉपी में तो हमने 3 कलर पढ़े थे। कौन से? RGB। कौन से? RGB। और वो ऐसे कलर हैं जिनके जो लाइट से ही चमकते हैं अच्छे, क्योंकि डिस्प्ले तो लाइट आती है, जितने भी डिस्प्ले होंगे वो सारे लाइट से चलते हैं, है ना, उसके अंदर रोशनी होती है। लेकिन जब हम प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंट भी तो कलर में होते हैं ना, प्रिंट भी कलर में होते हैं। तो मतलब प्रिंटर के अंदर भी फिर वो ऐसी कोई इंक डलती होंगी। तो जब भी प्रिंटर की बात आएगी या हार्ड कॉपी की बात आएगी, तब कलर 4 होते हैं, तब होते हैं 4, तब RGB कलर नहीं होते। कौन से होते हैं? 4 होते हैं CMYK। CMYK 4 कलर हैं CMYK। C से होता है सियान, M से मैजेंटा। अब नहीं कोई बोला RGB भी तो सारे सुना दिए। Y से येलो, K से काला, याद रखने के लिए ठीक है, K से काला, लेकिन K से क्या आएगा? ब्लैक, है ना, क्योंकि बाकी सब इंग्लिश में, तो ये भी क्या आएगा? ब्लैक। अब बस ये मान लो कि K इसलिए दिया क्योंकि B से ब्लू हो गया था,
बी तो ब्लू वाला ले गया, तो फिर ब्लैक को फिर के दे दिया, CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। ब्लैक तो समझते ही हो, येलो भी समझते हो, मैजेंटा समझते हो कैसा होता है, ना तो वो रेड होता है और ना ही वो पिंक होता है, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है मैजेंटा कलर। और सियान, सियान जो हिंदी में क्या बोलते हैं, सरदेई कलर जो होता है हमारा, सरदेई कलर नहीं होता, ना ही तो वो ब्लू है और ना ही वो ग्रीन है, तो उनका बीच का जो मिक्सचर रहता है वो रहता है सियान। तो ये 4 तरह की इंक रहती है हमारे पास, किसमें, प्रिंटर में, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है। तो 4 तरह के होते हैं हमारे प्रिंटर के अंदर, तो चारों की इंक होती है अलग अलग, तो नोजल के अंदर अलग अलग इंक के लिए जगह होती है, तो अलग अलग इंक के कॉम्बिनेशन से ये क्या करता है, प्रिंट करता है, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। इतना ही था इसके बारे में, इंकजेट के बारे में। हमारे पास एक जो कलर वाला प्रिंटर है वो नॉर्मली जो ई मित्रा वालों के पास नॉर्मली जो है, तो अपने जैसे उनके पास तो क्या रहेगा, इंकजेट प्रिंटर रहता है। लेकिन जो लैब्स होती हैं बड़ी बड़ी, जिन पे फोटोज वगैरह, एल्बम्स वगैरह प्रिंट होते हैं बड़ी बड़ी, तो उनमें ये हमारे पास लेजर प्रिंटर भी होते हैं कलर वाले, लेकिन ज़्यादातर कलर में इंक वाले चलते हैं। अब लेजर प्रिंटर के अंदर क्या होता है, एक तो नाम लेजर है, मतलब कुछ ना कुछ इसका यूज होगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर किसका आता है, इंक का आता है, कि इसके अंदर फिर छपाई के लिए क्या चीज होती है, इसके अंदर होता है सूखा पाउडर, पाउडर रूप में होती है जो इंक होती है अपनी, लिक्विड रूप में नहीं होती। किसके रूप में होती है, पाउडर रूप में। हम कौन से प्रिंटर की बात कर रहे हैं, लेजर प्रिंटर की। और लेजर प्रिंटर किस प्रकार का है, नॉन इंपैक्ट का, जिसमें इंपैक्ट ना हो। तो सूखा पाउडर जिसमें डलता है, और इसी सूखे पाउडर को बोला जाता है टोनर। क्या बोलते हैं, टोनर। यानी कि हम ये कहते हैं कि लेजर प्रिंटर के अंदर क्या डालना होता है, टोनर डालना होता है, जिससे वो प्रिंटिंग करता है, ठीक है। और जो आपकी फोटोकॉपी की मशीन्स आपने देखी होंगी वो भी इसी लेजर प्रिंटर के सिद्धांत पे होती है, उसके अंदर भी टोनर डलता है। और जो नॉर्मली हमारे पास भी जो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए अलग से प्रिंटर होते हैं वो ज़्यादातर यही होते हैं, लेजर प्रिंटर से, सूखा पाउडर वाले से टोनर डलता है। अच्छा, अब ये कैसे छापता है, इसके अंदर क्या होता है, एक होता है ड्रम, छोटा सा ड्रम होता है इसके अंदर भी, लंबे टाइप का होता है। एक इस तरीके से होता क्या है कि जब कोई पेज आपने छापना है, प्रिंटिंग करनी है, तो लेजर इसके अंदर क्या करती है, उस ड्रम को चार्ज कर देती है उस जगह से जहां जहां छपाई करनी होती है। मान लो ए लिखना है आपने, तो उस ड्रम को लेजर ने क्या किया, ए बना दिया उसके ऊपर, ठीक है, उसको वहां से चार्ज कर दिया, चार्ज में होते आवेशित कर दिया। क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। ये आवेशित वाला शायद आपने प्रैक्टिकल करके देखा हो कि नहीं देखा हो, जब आप 9वीं 10वीं में होते होंगे, शायद आपके साइंस के टीचर ने बताया होगा कि कई बार क्या होता है, हमारा कंगा भी इस चीज़ों को, जैसे अपने बालों के अपने कभी कंगा करके आप हटो, जैसे बाल बनाए हैं और इन बालों के आप पास में लेके आओ, तो ये उसकी तरफ, कंगे की तरफ खड़े हो जाते हैं इस तरीके से, यानी उसको अपनी तरफ खींचता है कंगा इन चीज़ों को। छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े करना, आप छोटे छोटे बारीक कागज़ के टुकड़े करना और कंगे को ऐसे रगड़ कर, जैसे ऐसे रगड़ के उसको लेना, तो उसको चिपक जाएंगे वो। यानी कि कह देते हैं कि इससे क्या होता है, कंगा हमारा चार्ज्ड हो जाता है, आवेशित हो जाता है। आवेशित जब होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो ये चीज रहती है। अब इसमें क्या हुआ कि ड्रम को क्या कर दिया उसने, उस जगह से चार्ज कर दिया ए से, और फिर जब वो ड्रम ऐसे कागज बीच में से जाएगा, वो एक साथ में होगा ये टोनर जिसके अंदर भरा हुआ है टोनर, और जब ये टोनर उस ड्रम पे पड़ेगा ना, तो ड्रम के ऊपर वहां टोनर चिपक जाएगा जहां जहां पे लेजर ने चार्ज किया था, और वो कागज उसके साथ में ऐसे चिपक के जाएगा, तो वो जो इंक है वो वापस किस पे आ जाएगी, कागज पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कागज पे छपाई होती है। और इसमें क्या होता है, पेपर को हीट भी करना पड़ता है, क्योंकि चार्ज जब उसको लेजर पे करता है तो उसको इंक जमाने के लिए पेपर पे उसको हीट करते हैं। तो इसी बार कई बार आपने प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन से कागज निकला, देखो कागज गर्म होता है, वो जब तुरंत आप फोटोकॉपी करवाओ तो निकलो ना, देखो तो वो गर्म होता है, ठीक है, क्योंकि वो इंक को परमानेंटली प्लेस करने के लिए गर्म करते हैं उसको। और जो बाकी इंक है, क्योंकि इंक तो पूरे ड्रम पे पड़ी, तो जहां जहां पे चार्ज है वहां पे तो इंक चिपक जाती है, और जहां पे नहीं होता वहां पे इंक वो वेस्टेज में चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से छपाई होती है लेजर प्रिंटर के अंदर। ये कुछ ऐसा ही मान लो, आपने कभी ऐसी पेंटिंग की होगी या नहीं की होगी, आपने क्या किया कि एक कागज के ऊपर फेविकोल से कुछ लिख दिया ऐसे, नहीं तो ट्राई करके देखना। अब फिर उसके ऊपर ना आपने कुछ बुरादा, कोई लकड़ी का बुरादा या कुछ भी ऐसे फेंका, और फिर कागज को आपने ऐसे झटकाया, तो जहां जहां तो फेविकोल लगा वहां पे वो चिपक जाएगा, तो आपको लगेगा कि जादू ही प्रिंट कर दिया हमने। तो कई बार जादू भी लोग ऐसे दिखाते हैं, वो उसके ऊपर ना पहले से ऐसा कुछ वो अदृश्य मान लो लिक्विड से वो लिख देते हैं, बाद में अभी देखो मैं अभी छापता हूँ, जिस बंदे ने आपके मन में सोच रहे ना उसकी फोटो बन जाएगी यहाँ पे, तो वो ऐसे कुछ बाहर उसने धुआं अपने राख बाबा ने डाली उसके ऊपर,
कागज़ के ऊपर, और फिर इसको कागज़ को झटकाइए, देखो जी फोटो बन गई, उसकी नाम भी बन गया। ऐसा कुछ जादू करने वाले होते हैं, वो ऐसी टेक्निक्स अलग अलग यूज़ करते हैं। कुछ वैसे ही मान लो लेज़र प्रिंटर, ठीक है, सूखा पाउडर, टोनर। एक तो इसके अंदर बस इसका क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, टोनर होता है, सूखा पाउडर, लेज़र इंक, ठीक है। और इसी तरीके से अगर वो कलर वाला होगा तो उनमें अलग अलग कलर की CMYK के सूखे पाउडर वाले अलग अलग ड्रम होंगे, उनके अंदर जो है वो इंक भरी जाएगी। ये रहता हमारा लेज़र प्रिंटर का। इसमें से थोड़ा सा ये देख लें, लेज़र प्रिंटर क्वालिटी में इनसे बेस्ट, सबसे बेस्ट होता है। लेज़र प्रिंटर क्वालिटी में सबसे बेस्ट होता है, लेकिन उसी तरीके से थोड़ी सी कॉस्ट में भी, जब ये बेस्ट है तो कॉस्ट में ये, प्रिंटिंग कॉस्ट में ये कम होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी कम पड़ती है। लेकिन इधर ये जो होता है, ये अगर खरीद के लेके आना हो इंकजेट प्रिंटर तब ये सस्ता पड़ता है, लेकिन क्वालिटी में उससे कम और कॉस्ट में भी ये हल्का होता है, क्योंकि क्वालिटी उतनी नहीं होती, तो इसलिए इनसे प्रिंट जो है नॉर्मल प्रिंट के लिए हम चला लेते हैं। तो अगर आप कोई फाइल तैयार कर रहे हो, हमने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, तो हम कलर प्रिंटर नॉर्मल हम इन प्रिंटर से ले लेते हैं। लेकिन हमारी विवाह शादी की जो एल्बम होती हैं वो आप इन प्रिंटर से प्रिंट नहीं करते, वो अपने स्पेशल लैब से प्रिंट करवाते हैं, तो वो लेज़र प्रिंट से आती है। इनमें एक चमक होती है इनकी इंक में। आप एक फोटो, आप अपनी फोटो प्रिंट करवाओ, एक तो इंकजेट वाले से प्रिंट करवाओ, तो ये पासपोर्ट साइज के लिए तो चल जाता है हमारा, क्योंकि पासपोर्ट साइज में बहुत छोटी फोटो देनी होती है। लेकिन जब बड़े प्रिंट्स देने होंगे ना, बड़े पोस्टर वगैरह, तब इंकजेट प्रिंटर यूज नहीं करते, तब लेजर प्रिंटर यूज करते हैं। तब हम क्वालिटी मैटर करती है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स नजर आए, ठीक है। और ये हो गया। और इसमें क्या है, ये पावर इंटेंसिव होता है, क्योंकि इसमें ड्रम चार्ज, लेजर चार्ज होती है, और ड्रम जो होता है वो गर्म भी होता है पेपर को, इंक को जमाने के लिए, तो इसलिए ये पावर कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं। नॉर्मल इन्वर्टर पे ये वाला प्रिंटर काम नहीं करता, लेकिन इंकजेट काम कर जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ पावर ज़्यादा लेने वाला सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो बिजली खपत लेजर में ज़्यादा होती है। अब आते हैं थर्मल प्रिंटर। अब ये एक ऐसा प्रिंटर है, ना ही तो पाउडर, ना ही इंक, ना ही कुछ ही, ये बिना इंक सिस्टम के छापता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। कैसे छापता होगा फिर? हाँ जी, पेपर जो होता है वो एक स्पेशल लेप से लेपित होता है, इसके अंदर पेपर खास तरह का यूज किया जाता है, यानी ऐसा प्रिंटर जिसमें स्पेशल पेपर यूज होता है, ठीक है। हर किसी पेपर पे ये प्रिंट नहीं करता। अब ये कहां कहां, एक क्वेश्चन आता है बैटरी से चलने वाला प्रिंटर, यानी कि बिजली खपत और भी कम बैटरी से। एक होता है हैंड हिल्ड डिवाइसों में यूज होने वाला, यानी कि जो हाथ में पकड़ते हैं डिवाइसेस, उनके अंदर जो प्रिंटर यूज होता है वो कौन सा होता है? थर्मल प्रिंटर। एग्जाम्पल के लिए एटीएम मशीन से रिसिप्ट निकलती है, उसके अंदर कौन सा होता है? थर्मल प्रिंटर। पॉस मशीनें होती हैं, आप कार्ड स्वाइप करते हो, है ना, बिल छोटा सा निकलता है, रिसिप्ट निकलती है, और आपका आधार सही है, ऐसी मशीन, उनके अंदर भी क्या है? पॉस मशीन ही होते हैं। वो भी उचित मूल्य की दुकान पे आप राशन लेने जाते हो, आपका अंगूठा लगता है, अंगूठा लगते ही आपका आधार सही है, आवाज आती है, और एक रिसिप्ट जो है वहां से निकल जाती है कि कितना आपका राशन आपने अभी विड्रॉ कर लिया है, कितना राशन आपका पड़ा है ना, वो सारी डिटेल्स उस रिसिप्ट पे होती है। तो वो जो पर्चियां लगभग जितनी भी निकलती हैं वो किन से निकलती हैं? थर्मल प्रिंटर होते हैं। अब इसीलिए इनको हैंड हेल्ड बोला कि मशीनों को हम हाथ में पकड़ सकते हैं। आजकल टिकट वाले भी है ना, जो कंडक्टर हैं, उनके पास भी हाथ में यही मशीनें हैं। रोडवेज वालों भी देखा होगा, बस वो पहले तो बटनों वाली मशीन आती थी, अब तो टच वाली आने लगी, फोन के साथ ही जुड़ी हुई है। बस टिकट क्या काट रही है, छोटी सी रिसिप्ट निकाली और दे दी आपको। वो सारी रिसिप्ट प्रिंट वाले, हाथ में पकड़ने वाले, जो हाथ में पकड़ सकते हैं तो मतलब वो बैटरी से चलते होंगे, ऐसा तो नहीं कि साथ साथ प्लग लेके घूमते होंगे। जैसे विवाह शादी में वो लाइटिंग वगैरह वगैरह बेचारे ढूंढते रहते हैं, कहाँ कहाँ प्लग है, कहाँ कहाँ, वहाँ पे छतरियाँ लगा दो, वहाँ पे छतरियाँ लगा दो, है ना। तो ऐसा सिस्टम नहीं होता, इसको मतलब बैटरी से चलने वाले हैं। और फिर क्या है, जब इसमें इंक वगैरह का सिस्टम नहीं है तो फिर इसमें स्पेशल पेपर डलता है, पेपर रोल जो अलग से आता है, उसी पे वो छापता है, दूसरे पे नहीं छापता है, क्योंकि उसके ऊपर लेप होता है। जब उसको हीट, क्योंकि नाम क्या है? थर्मल। थर्मल का मतलब तापीय, ताप। अब ना थर्मल स्टेशन, आपने गाना भी सुना होगा इस पे, थर्मल पे। अब मैं तो क्या गा के सुनाऊं मेरे को आता नहीं है गाना। बठिंडे की बात कर रहा है वो, कहीं थर्मल की, है ना। तो वो थर्मल रहता है, मतलब तापीय, ऐसा कुछ ऊर्जा। तो उसमें जैसे ही कागज के ऊपर कोई चीज छापनी होती है ना, उतनी जगह पे बस उसको थोड़ा सा हीट करते हैं, तो वो अपने आप ही अक्षर उसके ऊपर उभर जाते हैं कागज के ऊपर। तो वो प्रिंटिंग होती है थर्मल प्रिंटर से। ठीक है, समझ गए बात को? अब ये थर्मल प्रिंटर जो होती है, वो जो प्रिंट, क्योंकि इसमें इंक उंक तो यूज हुई नहीं, कागज के ऊपर लेप था, उसको जब गर्म किया तो उसने छाप दिया, बस वो टेम्परेरी प्रिंट के लिए होते हैं। जितने भी प्रिंट होते हैं ये किसके लिए होते हैं?
टेम्पोरेरी होते हैं, तभी तो टिकट वगैरह पे ये यूज होते हैं, परमानेंटली प्रिंट नहीं होता। आपने एटीएम से कई बार हमारे पास होता है कि अपने बैलेंस चेक करते हैं, आजकल तो फोन पे सारी एप्लीकेशनें हो गई है ना। पहले क्या करते थे, एटीएम से जाके बैलेंस चेक करते थे कि बैंक जाना पड़े, एटीएम में कार्ड लगाओ, चेक करो कितने बैलेंस है, मिनी स्टेटमेंट देखो, उसकी रिसिप्ट आ जाएगी, उसको जेब में रख लो कि भाई घर पे दिखाने के लिए पता तो होगा भी इतना खाता है बैलेंस ये सारा है। लेकिन वो कुछ समय के बाद आप देखते हो वो केवल कागज रह जाता है जेब में, ऊपर से उड़ जाती है छपाई उसकी, वो छपाई परमानेंटली लंबे समय तक नहीं होती, इसलिए ये भी टेम्परेरी प्रिंट के लिए यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि थर्मल प्रिंटर से प्रिंट लिया हो और आप उसको कई महीनों तक संभाल के रख सकते हो, संभाल के सिर्फ कागज रह जाता है, वो उड़ जाता है। स्पेशल पेपर कैसा होता है, एक तरफ से चमकीला होता है, किड़किड़ की आवाज आती है ना जब कागज को ऐसे अपने यूज करते हैं। तो ये थे हमारे प्रिंटर्स। कौन सा टॉपिक था, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट कितने होते हैं, दो तरह के, एक होते हैं सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी में। अब सॉफ्ट कॉपी में ऐसा मतलब जो स्क्रीन पे हम आउटपुट देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी वाले हैं, और जो कागज पे छापते हैं वो हम छापते हैं हार्ड कॉपी वाले हैं। तो स्क्रीन पे जो देखना है तो मतलब स्क्रीन एक तो हमारा होता है मॉनिटर हो गया, मॉनिटर की स्क्रीन होगी, तो मॉनिटर में एक कौन सा हो गया, सीआरटी हो गया, और दूसरा हो गया फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में हो गए हमारे पास दो, एक एलसीडी मॉनिटर और एक एलईडी मॉनिटर, है ना। सीआरटी की मतलब था कैथोड रे ट्यूब्स, उसके ऊपर फास्फोरस का लेप होता था जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते थे, फास्फोरस चमकता था। लेकिन फ्लैट पैनल डिस्प्ले में क्या हुआ, एलसीडी और एलईडी, एलसीडी का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें कुछ लिक्विड टाइप के क्रिस्टल्स होते थे, और एलईडी जिसमें मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, यानी ऐसा कोई डायोड होता था, ठीक है। और फिर आगे हमारे पास प्रिंटर से रिलेटेड हमने, तो प्रिंटर पे हमने देखा कि दो तरह के प्रिंटर हैं, एक तो इंपैक्ट वाले और एक नॉन इंपैक्ट वाले। इंपैक्ट वालों में भी आगे हमने देखा एक तो होता है करेक्टर प्रिंटर जो अक्षर छापते हैं, उसमें से एक तो होता है डेजी व्हील, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और फिर लाइन प्रिंटर के अंदर एक तो ड्रम प्रिंटर और एक चैन प्रिंटर आ गया। और फिर हमारे पास प्रिंटर आ गया हमारे पास नॉन इंपैक्ट में तीन तरह के हैं, एक लेजर प्रिंटर है, एक इंकजेट प्रिंटर है और एक थर्मल प्रिंटर है, ठीक है। ये हो गए आउटपुट की इतनी सारी कहानी। अब ये जो आउटपुट थे ना, चाहे वो मॉनिटर वाला था या चाहे प्रिंटर वाला था, इनकी एक साइज की लिमिट होती है। क्या होती है, साइज की लिमिट होती है। आप मॉनिटर से बड़ा कितना मॉनिटर रख सकते हो आप। अब इनसे बड़ी हमारे पास वो एलईडी है पीछे जहां पे आपकी क्लास लगाते हैं, उससे बड़ी आजकल 50 इंच 55 इंच कई बड़ी बड़ी एलईडी भी आने लग गई। लेकिन उससे बड़ा क्या, फिर सिनेमा का अंदर किसे देखिए लगभग मूवीज सिनेमा के अंदर। अच्छा, अब क्या होता है कि स्क्रीन की अपनी एक लिमिट है, लेकिन उससे भी बड़ा आपने सिनेमा पे देखा होगा। सिनेमा में किसी ने ये नहीं देखा होगा इतना बड़ा टीवी लगा था सिनेमा में और हम फिल्म देख के आए थे, नहीं। वहां पे क्या बोलते हैं, कितना बड़ा क्या था, पर्दा था। इतना बड़ा क्या था, पर्दा था। तो सिनेमा के अंदर पर्दा होता है एक्चुअल में। तो फिर स्क्रीन की एक लिमिट है, लेकिन पर्दा बहुत बड़ा आप लगा सकते हो। तो फिर पर्दे पे पिक्चर कैसे बनती है भाई, हाँ, तो ऐसा एक डिवाइस होता है, ऐसा एक डिवाइस होता है। ये किस में आएगा, सॉफ्ट कॉपी में। ऐसा एक डिवाइस होता है प्रोजेक्टर। जिस प्रोजेक्टर को आप, वो भी क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। और इसके अंदर जो आउटपुट जाता है, इसके अंदर से लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है, जो पर्दे पर पड़ती है और हम पिक्चर बनती है और वहां पे हम देखते हैं, ठीक है। पीछे से प्रोजेक्टर होता है, वो रोशनी डालता है पर्दे के ऊपर। जितनी दूर प्रोजेक्टर होगा डिपेंड करता है कि उसकी क्षमता कितनी है, वो कितनी दूर तक वो लाइट को थ्रो कर पाता है। तो जितनी दूर करते हैं उतना ही प्रिंट वो बढ़ता जाता है, जितना पास लेके जाओ उतना साइज उसका छोटा हो जाता है। ये इसको आप व्हाइट दीवार पे सीधा भी देख सकते हो या व्हाइट पर्दे पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो वो होता है प्रोजेक्टर। कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। किस मामले में, सॉफ्ट कॉपी में। ये बड़े बड़े स्क्रीन या बड़े बड़े पर्दे में आपको जब पिक्चर्स देखनी होती हैं, आउटपुट लेना होता है, तब ये यूज करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कहां पे यूज किया जाता है, मीटिंग्स के अंदर भी यूज किया जाता है, बड़े बड़े सेमिनार्स के अंदर भी यूज किया जाता है। सेमिनार लगाना हो, मीटिंग्स लगानी हो, तब हम इनको यूज करते हैं। आजकल ऑनलाइन शिक्षा में इसका बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है। स्कूलों के अंदर बड़ी बड़ी लैब्स के अंदर प्रोजेक्टर के माध्यम से तैयारी करवाई जाती है ना। तो इन चीजों को अपने लिख सकते हैं, कभी पूछा है तो। अब हार्ड कॉपी में भी प्रिंटर की तो एक लिमिट है। प्रिंटर तो आपको ये कागज छाप सकता है, इससे बड़ा कोई छोटा सा और कागज हो सकता है। लेकिन आपने तो देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग्स हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, जो ऐसे कर करके, है ना। तो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, तो वो बैनर्स प्रिंटर से तो छापते नहीं है, क्योंकि प्रिंटर तो इतना सा मशीन है, इतनी मशीन हो सकती है, इतनी हो सकती है। तो उनके लिए एक स्पेशल मशीन आती है, वो होते हैं प्लॉटर। क्या होते हैं, प्लॉटर। वो एक बड़े कमरे के अंदर मशीन रखी जाती है, उसके ऊपर वो रोल्स पूरा लगता है, वो उससे वो छपाई करता है। उसके अंदर भी इंक डलती है CMYK की, और फिर वो बड़े बड़े नक्शे, होर्डिंग्स और बैनर छापने के काम में आती हैं। जब बड़े बड़े नक्शे, होर्डिंग्स, बैनर कौन छापता है,
प्लॉटर। कौन छापता है? प्लॉटर। तो मतलब ये किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। ये नहीं भूलना आपने, प्रोजेक्टर हो चाहे प्रोजेक्टर हो और चाहे वो प्लॉटर हो, दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। लेकिन प्रोजेक्टर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट देता है और प्लॉटर जो होता है वो हार्ड कॉपी प्रिंट देता है। प्लॉटर से संबंधित क्वेश्चन पेपर के अंदर कई बार पूछे गए हैं। क्या पूछता है वो? एक तो ये कहता है कि बड़े बड़े मैप्स या नक्शे वगैरह जो प्रिंट करने हों तो वो किन से करते हैं? प्लॉटर से करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब नक्शों की बात आती है ना, थोड़ी सी हमने शायद कल भी देखा था, बड़े बड़े नक्शे, ड्राफ्टिंग, प्लानिंग की जब बात आती है तो नक्शे ना बनाए नहीं जाते, एक्चुअल में नक्शे ड्राफ्ट किए जाते हैं। एक वर्ड और यूज किया जाता है। जैसे हमने चलाने को नहीं बोला था कि एक तो ड्राइव करना होता है चलाना, एक बाइक राइड करना होता है चलाना, एक ऑपरेट करना होता है चलाना। इस तरीके से ही ना बनाना या तैयार करना, इन जब नक्शों की बात आती है ना तो इन पे वर्ड होता है ड्राफ्ट। उस टेक्निक को बोलते हैं ड्राफ्टिंग, कि ड्राफ्टिंग करना नक्शे के, प्लान्स, जैसे ब्लूप्रिंट बोलते हैं। आपने नक्शे को अपने ब्लूप्रिंट भी कह रहे थे ना, ब्लूप्रिंट। तो जब ब्लूप्रिंट की ड्राफ्टिंग की जाती है ना, ये की जाती है कैड तरह के सॉफ्टवेयर के अंदर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर आता है कैड या कैम के नाम से, उनके अंदर इन नक्शों के ब्लूप्रिंट्स वगैरह के डिजाइन की जाती है। जब उनके अंदर ये डिजाइन बनाते हैं ना, तो जो ग्राफिक्स होती है ना हमारी, थोड़ी सी 2-4 मिनट के अंदर ये बात कंप्लीट करूंगा, थोड़ी सी डीप जाने वाली बात है। जब ग्राफिक्स होती है ना, जो हमारी पिक्चर होती है, मान के चलो आप, या ग्राफिक्स होते हैं, ये दो तरह की होती है। एक होती है वेक्टर ग्राफिक्स और एक होता है आपका बिटमैप ग्राफिक्स। एक होता है पिक्चर या ग्राफिक्स की बात करें हम, एक होता है वेक्टर ग्राफिक्स और एक होता है बिटमैप इमेज। दो तरह की इमेजेस होती हैं। पेंट के अंदर जो आप ड्राइंग बनाते हो, पेंट के अंदर जो पिक्चर बनती है या कैमरे के द्वारा जो फोटो खींची जाती है, वो होती है बिटमैप इमेज। वो कैसी होती है? बिटमैप इमेज। इसमें क्या होता है कि जितनी आपने ड्रॉ कर ली, जिस साइज की आपने बना ली, या पिक्चर आपने जिस कैमरे से खींच ली, अब आप उससे उसको बड़ा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आपने इतनी ड्राइंग बना ली, अब उसको मैं और खींच के बड़ा करके प्रिंट ले लूं। ऐसा नहीं हो सकता। उससे क्या होगा, क्वालिटी में उसके लॉस आ जाता है, क्योंकि पिक्सल तो उतने ही हैं। अभी हम पढ़ के गए हैं कि इतने साइज के अंदर इतने पिक्सल हैं। जब आपने कैमरे से फोटो खींच ली, मतलब पिक्सल तो जितने बनने थे बन गए उस फोटो के, है ना। अब अगर हम उसको खींचेंगे तो पिक्सल बड़े होंगे, ऐसे वाले पिक्सल बढ़ जाएंगे। ऐड कहां से करेगा वो? तो ऑलरेडी जितने पिक्सल थे फोटो के अंदर, पिक्सल तो उतने ही रहेंगे, लेकिन जब उसको हम स्केल करेंगे ना, बढ़ेंगे, तो फिर बढ़ेगा कैसे? पिक्सल का साइज बढ़ जाएगा। जब पिक्सल का साइज बढ़ जाएगा तो क्वालिटी अपने आप ही लॉस हो जाएगी, है ना। तो कई बार अपने कहते हैं ना, पिक्चर धुंधली होगी, ब्लर होगी। ब्लर पिक्चर सुना होगा आपने, ब्लर आ गई पिक्चर, धुंधली आ गई, पिक्चर फटने लग गई। कि ये भी कहता है यार पिक्सल फट रहे हैं इसके, तो फोटो सही नहीं है, प्रिंट नहीं ढंग से आएगी, इसके पिक्सल फट रहे हैं। वो इसी का मतलब कहने का यही होता है कि जो बिटमैप इमेज होती है, ये जब जनरेट की जाती है, बनाई जाती है, बनाने के बाद उससे आप बड़ा नहीं कर सकते। छोटा आप कर सकते हो, स्केल डाउन आप कर सकते हो, लेकिन बड़ा जब करोगे तो क्वालिटी लॉस होगी। लेकिन इधर जो वेक्टर इमेज होती है ना, वेक्टर इमेज, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें पिक्सल्स पे इमेज नहीं बनती, इसमें बनती है लाइंस और ग्राफ्स के साथ। लाइंस और ग्राफ्स पे इमेज बनती है, इक्वेशन से इमेज बनती है। किससे बनती है? इक्वेशन से। ठीक है। अब यही ना, इमेज बनाने के अंदर भी कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनमें लाइन, शेप्स, इक्वेशंस यूज होती हैं। अब इक्वेशंस का फायदा क्या होता है? आपने देखा होगा, एक्स वाई का मान है, जितना रख दो उतना रिजल्ट आ जाएगा। देखा ना, कभी एक्स वाई का मान कम रख दो तो आंसर कम आ जाएगा, आंसर वाई का मान बढ़ा के रख दो तो आंसर बढ़ा के आ जाएगा समीकरण में। तो यही कंप्यूटर करता है कि अगर ऐसी इमेज को मैं स्केल बड़ा करना हो तो हम इसको जैसे बड़ा करते हैं ना, तो वो ऑलरेडी क्या होती है, इक्वेशंस के रूप में उसके पिक्सल्स जो होते हैं वो उसके दोबारा रिकैलकुलेट हो जाते हैं। तो ऐसी इमेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कैसी इमेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है? वेक्टर इमेजेस की। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि वेक्टर इमेजेस से जब प्रिंट लेते हैं या अच्छी क्वालिटी के प्रिंट होते हैं, वो किससे आते हैं? फिर वो प्लॉटर से आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नक्शे तो वही प्रिंट करेगा। तो ये यूज हम किस लिए करते हैं वेक्टर इमेज को? बड़ी ड्राइंग्स, बड़े ग्राफिक्स बनाने में, तभी वो अपनी क्वालिटी जो मेंटेन कर पाता है। ठीक है। ये रहता है हमारे पास आउटपुट का, और ये डिवाइसेस जितने थे हमारे, प्लॉटर भी हो गया, प्रिंटर भी हो गया। अब ना इनमें से एक ऐसे डिवाइस हैं जो दोनों ही करते हैं, दोनों ही टाइप का। वो इनपुट भी करते हैं और आउटपुट भी देते हैं। 2-3 डिवाइस ऐसे हैं जिनको बोलते हैं मल्टी फंक्शनल डिवाइस, MFD। क्या बोलते हैं? MFD, मल्टी फंक्शनल डिवाइस।
ऐसे डिवाइस जो इनपुट भी करते हैं और आउटपुट भी करते हैं। एक तो आ गया हमारा टच स्क्रीन। जब मैं इनपुट डिवाइस कर रहा था तो किसी ने टच स्क्रीन का नाम लिया नहीं है ना, कि सर वही तो इनपुट डिवाइस है। भी हम स्क्रीन के ऊपर जो काम हम कीबोर्ड माउस या अलग से किसी बटन के द्वारा करना होता था, आज हम स्क्रीन पर ही बस फिंगर से टच करके ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब स्क्रीन, नाम तो उसका क्या है, स्क्रीन, लेकिन कर क्या रही है वो, इनपुट। इनपुट भी कर रही है। क्या मैंने गलत बोला? वो तो टच पैड है, लेकिन टच पैड दिखा कुछ नहीं रही ना, वो तो ओनली इनपुट ही कर रही है। तो इसलिए तो हमने उसको इनपुट डिवाइसेस में पढ़ लिया टच पैड को, तो ठीक है। लेकिन टच स्क्रीन को हमने एमएफडी में इसलिए रखा क्योंकि वो स्क्रीन है, तो वो दिखा भी तो रही है, तो आउटपुट भी तो वो दे रही है ना, क्योंकि उसका नाम है स्क्रीन, तो स्क्रीन तो आउटपुट तो दे रही है, वो मैं तुरंत आउटपुट उसका देख पा रहा हूं, तो इसका मतलब वो आउटपुट डिवाइसेस भी तो है। लेकिन वो टच है, तो इसका मतलब वो क्या हो गई, इनपुट भी हो गई, क्योंकि टच करके आप उसको वहीं पे इनपुट कर सकते हो। कीबोर्ड आपकी स्क्रीन पे ही खुल गया, आप वहीं से टाइप करके टच कर सकते हो, मतलब इनपुट तो कर रहे हो आप। तो स्क्रीन पे दोनों काम होते हैं, इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। क्योंकि वो स्क्रीन है तो वो आउटपुट है, वो इस टच है इसका मतलब वो इनपुट है। तो ये दोनों तरह के काम होता है। एक तो टच स्क्रीन हमारा इसमें आता है, फैक्स मशीन, एक होता है मॉडेम, और एक हमारे वो डिवाइसेस जो मल्टी फंक्शनल 3-in-1 डिवाइसेस, फोटोकॉपी, प्रिंट, स्कैन, है ना, स्कैनर, प्रिंटर 3-in-1 जो होते हैं वो होते ही हैं। अच्छा, अब इसमें फैक्स मशीन जो एक्चुअली में ना ये आजकल यूज़ नहीं होती। जब इंटरनेट का इतना यूज़ नहीं था ना, इंटरनेट हर जगह अवेलेबल नहीं था, लेकिन तब क्या थे, टेलीफोन अवेलेबल थे हर जगह, एक्सचेंज होती थी हर घर में। हर घर में तो क्या, हर ऑफिस में वो बेसिक फ़ोन जरूर होता था, वायर वाला, है ना, क्योंकि मोबाइल तो होते नहीं, तब मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था इतना, इंटरनेट भी बहुत कम लोगों के पास, बहुत ही कम ऑफिसेज में होता था, इंटरनेट से काम तो होता नहीं था। लेकिन तब ये फैक्स मशीन ना डॉक्यूमेंट भेजने के काम में आती थी। अब किसी ने, आप कहीं पे गए, आपने कहा कि सर मेरी एक मार्कशीट है वो वहाँ पे भेजनी है, अब कैसे भेजें? तो उसके लिए क्या होता था, ऐसी एक फैक्स मशीन होती थी, टेलीफोन तरह की होती थी, उसके अंदर से एक तरफ से जहाँ से भेजनी है आप नंबर डायल करते हो किसको भेजनी है, उसके पास भी फैक्स मशीन हो, और वो नंबर आप उसको कॉल जाती थी, वो कॉल बटन दबाता था, और इधर से आपकी मार्कशीट इधर मशीन में डाली आपने, उधर उसके पास क्या होता था, कागज़ के ऊपर वो उसकी फोटोकॉपी बन के प्रिंट हो जाती थी। ये होती थी फैक्स मशीन, ठीक है। कैसे थी, टेलीफोन लाइन से जुड़ी होती थी, टेलीफोन लाइन से जिसको फैक्स भेजना है, फैक्स भेजने का मतलब है कि आप उसको डॉक्यूमेंट भेज रहे हो। क्या भेज रहे हो, डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, उसकी कॉपी उसके पास जाती है, और उसके पास जो कागज़ लगा हुआ है मशीन के अंदर उस पर प्रिंट हो जाती है। कोई भी कॉपी, आपने इसे चिट्ठी भेजनी है इधर से आपने हाथ से लिखी, उसको मशीन में डाला, उधर उसके पास कागज़ पे प्रिंट हो गई। फैक्स मशीन ये होती थी, ठीक है। लेकिन आजकल ये काम इंटरनेट आ गया तो फैक्स मशीन भी गई। हम उस दिन बात कर रहे थे मोबाइल कंप्यूटर ने कितने चीज़ें ख़त्म कर दी, तो एक नाम इसका भी जोड़ लो, फैक्स मशीन भी ख़त्म कर दी, है ना। अब तो क्या करते हैं, हम सीधा फोटो खींच के व्हाट्सएप ही कर देते हैं, लो जी व्हाट्सएप आ गया, सीधे तुरंत उसके पास पहुंच गया, है ना। तो पहले ईमेल्स होती थी, अब हर साइबर कैफ़े पे जाना लोगों ने, उस पर इंटरनेट यूज़ करने के लिए 1 घंटे के 20-30 रुपये देता वो, फिर वहाँ पे मेल रख के उसको मेल करके आना, फिर उसको बताना फ़ोन करके, हाँ जी आपको मेल कर दिया, आप चेक कर लो। अब तो मेल वाला ज़माना भी गया, अब तो सीधा व्हाट्सएप पे ही होने लग गया सारा कुछ। मॉडेम यूज़ होता है, ये इंटरनेट का टॉपिक है। वैसे आजकल जो हमारे कंप्यूटर हैं वो सारे कैसे कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं। कैसे कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं। लेकिन जब आप आप में से किसी ने उस बेसिक फ़ोन पे बात की है क्या? किसी ने आप में से कोई ऐसी जनरेशन का है जिसने उस फ़ोन से बात की हो? आपने की है, और कोई नहीं है ना। उन फ़ोन पे कई बार हम बात करते थे ना, उन फ़ोन्स पे क्या होता था, सिग्नल एक तो वो बारिश में कभी कहीं भी जोड़ वगैरह वायर वगैरह का होता ना, तो वो हिल जाते थे, दोबारा जोड़ लगाना पड़ता था, कड़ कड़ की आवाज़ आती थी बीच में। लोग ऐसे करते थे, हाँ जी समझ नहीं आ रहा, कड़ बाली हो जाती है, ठहर के गल करेंगे, धुप चढ़ी तो गल करांगे। धुंध में भी वो क्या होता था कि वो वायर में थोड़ा बहुत नमी आ जाने से वो सिग्नल लॉस्ट होने लग जाते थे। मतलब कहने की बात ये चाहता हूँ मैं, एक्चुअल में ना जब कोई ऐसी टेक्निक की बात आती है, जब कोई डेटा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का डेटा हो, आप फ़ोन पे बोल रहे हो तो आपकी आवाज़ भी तो दूसरे के पास जा रही है ना, तो ये भी तो डेटा है, माइक्रोफोन से आपकी आवाज़ दूसरे के पास जाएगी। तो डेटा को ट्रांसमिशन जो करते हैं हम, ट्रांसमिशन जब डेटा का होता है तो उसके लिए सिग्नल्स जाते हैं। क्या होते हैं, सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है। जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है तो सिग्नल के माध्यम से होता है। तो सिग्नल ना जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। एक होता है एनालॉग सिग्नल
और एक होता है डिजिटल सिग्नल। दो तरह के सिग्नल होते हैं। अब इनका मैं अभी एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। एनालॉग सिग्नल का मतलब ये होता है कि ऐसे सिग्नल, एक अगर मैं वेवलेंथ बनाऊं ना एनालॉग सिग्नल की, तो ऐसे ऐसे बनती है। सिग्नल्स की वेवलेंथ एनालॉग सिग्नल की ऐसे होती है जब सिग्नल जाएंगे, यानी कि अगर इसको मैं एज ए ग्राफ देखूं तो कहीं जगह तो सिग्नल बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गए, कहीं जगह कम होते 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 कम आ गए, फिर कहीं बढ़ गए, फिर कम आ गए। तो सिग्नल ऐसे हर एनालॉग सिग्नल के ये होता है कि ये हर टाइम के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है वो किस वायर के द्वारा जा रहे हैं, कौन सी वायर हमने लगाई है, किस क्वालिटी की लगाई है, फिर उस समय उसके एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है इनके सिग्नल कैसे जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आज से अगर 5-7 साल 10 साल पहले की बात करें तो घर में टीवी देखने के लिए 10 साल से पहले चला जाऊं तब तो एंटीने होते थे, लेकिन उसके बाद केबल का भी जमाना तो आया ना, तो अब हमें एंटीने नहीं लगाने पड़े, छतरियां केबल वाले ने अपने घर पे लगा ली, उसने छतरियां अपने पास लगा ली और हमें वो वायर के द्वारा हमारे घर तक पहुंचा दिया। उसमें भी क्या होता था, कई बार ऐसा होता होगा कि सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहा, जैसे बादल हो गए या कुछ हो गया ना, तो उसमें क्या है कई बार आवाज नहीं प्रॉपर समझ आ रही, पिक्चर तो देख पा रहे हैं हम लेकिन आवाज नहीं समझ आ रही, कड़कड़ कर रही है, हमें लगता है कोई बात नहीं, देख तो रही हम, नहीं समझ पा रही, चले मूवी थोड़ी ना निकालने देंगे, मूवी तो देखनी है हमने। फिर कई बार क्या होता था कि वो कई बार रंग उड़ गए उसके भी, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट ही आ रही है, हम तब भी देख रहे हैं, दिख तो रहा है क्या चल रहा है, कैसे वो मारकुट कर रहे हैं, वो तो दिखाई दे ही रहा है। अब डिशम डिशम का क्या सुनना, वो तो खुद भी बोल लेंगे। अब उसके बाद अगर और सिग्नल डाउन हुए, ये केबल में भी ऐसा होता था, केबल में कई चैनल बदलते रहे तो कई चैनल तो बहुत क्लियर चलते थे, लेकिन कई चैनल बीच बीच में ना अपने वो से देते हैं डिस्टर्बेंस ही, और कई बार तो पिक्चर ऐसे ऊपर नीचे घूमने लग गई, ऐसे पिक्चर घूम रही है, खड़ी नहीं रही, यानी कि जितना जिसका सिग्नल प्रॉपर आ रहा है, जब 100% सिग्नल आ रहा है तब तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जब सिग्नल थोड़ा बहुत उसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाता है तब वो पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होना हट जाती है ना। तो वो डिपेंड करता है कि बिल्कुल, अब अगर कोई स्लॉप ऐसी है सिग्नल की ऐसी, तो मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल सिग्नल नहीं है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे आने लग गया, अब पिक्चर आ गई, कलर आ गया, अब धीरे धीरे आवाज भी आ गई, अब बिल्कुल साफ हो गया, शार्प हो गया, ऐसे ऐसे सिग्नल्स थे तब। फिर उन्होंने क्या कर दिया, इसको डिजिटलाइज कर दिया। क्या हो गया, इसका डिजिटलाइजेशन हो गया। ये एनालॉग वाला सिस्टम पहले हट गया, अब आ गए हम डिजिटल सिग्नल्स पे। वो कहते हैं कि डिजिटल सिग्नल अब आएंगे, वो आपके जो डिब्बा लगाएंगे उसी में डिजिटल सिग्नल जाएगा, और उसके आगे आप लगाओ, जैसे सेट टॉप बॉक्स बोलते हैं हम, डिब्बे को क्या बोला हमने, सेट टॉप बॉक्स बोला है ना। अब सेट टॉप बॉक्स वाले तो सबने देखे हैं ना, लाइक पिक्चर, ये टेलीविजन तो सबने देखा है, चाहे किसी ने खुद का लगाया हो जैसे डिश टीवी, टाटा स्काई ये वाला, या केबल के माध्यम वाला ही वो आरएम केबल वाला सेट टॉप बॉक्स लगाया है तो दोनों ही सेट टॉप बॉक्स। लेकिन अब फोटो कैसी आती है, या तो आती है या नहीं आती, दो ही मतलब है ना। अब बीच वाला काम तो खत्म हो गया ना हमारा, चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा तो ब्लू स्क्रीन, ऐसा ही होता है ना। तो अब डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, इनकी वेवलेंथ ऐसे होती है डिजिटल सिग्नल की, कि अगर सिग्नल नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, जब आ गया तो एकदम से पूरा आएगा, बिल्कुल अच्छा क्लियर चलेगा, नहीं आया तो बंद हो गया, बंद है तो बंद है, चल रहा है तो एकदम चल रहा है, इस तरीके से 0 1 0 1 0 1। यानी कि डिजिटल जो सिग्नल हैं, इसे डिजिटल सिग्नल इसीलिए बोला, ये किससे मिलके बनते हैं, डिजिट से होते हैं। और डिजिट पूरे कंप्यूटर में, पूरे टेक्नोलॉजी में, पूरे सिग्नल्स या किसी में भी दो ही होती हैं, एक 0 और एक 1, एक 0 और एक 1। और 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। अगर सिग्नल आ रहा है तो 1 है मतलब ऑन है, अगर ऑफ है तो वो 0 है। किसी बटन पे भी आपने लगा देखा हो, एक तरफ 0 एक तरफ 1, आप 1 की तरफ बटन को करते हो तो वो ऑन हो जाता है, 0 की तरफ करते हो वो ऑफ हो जाता है, तो मतलब इसका ये होता है। तो ये होते हैं डिजिटल सिग्नल्स। अब हमारे पास कंप्यूटर कैसे हैं, डिजिटल, लेकिन मैंने तो वो टेलीफोन वाली मेरे पास वायर आ रही है, अब मैंने उसी से इंटरनेट यूज करना है। लेकिन जो नॉर्मली घर के अंदर टेलीफोन की लाइन आती थी, उनके अंदर सिग्नल कैसे आते हैं, एनालॉग आते हैं। तो वो कहते जब हम क्या करें, तो हमने कहा जी एक डिवाइस लगाओ बीच में, मॉडेम वाली वायर आपकी मॉडेम के अंदर जाएगी और मॉडेम की वायर आपके कंप्यूटर के अंदर जाएगी, तब आप इंटरनेट यूज कर पाओगे। तो इन कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज करने के लिए हमें क्या करना होता था, बीच में हम एक मॉडेम का यूज करते हैं। तो ये होता है मॉडेम। इसने किया क्या, मॉडेम ने, मॉडेम का नाम दो नामों से मिलके बना है, एक होता है मॉड्यूलेटर और डेम से होता है डीमॉड्यूलेटर।
मॉडेम दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, यानी कि ये दो काम करता है। एक बार तो जब इंटरनेट से सिग्नल आए हमारे पास, ठीक है, तो कौन से सिग्नल आए? एनालॉग सिग्नल आए, तो इसने उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि कंप्यूटर मेरा डिजिटल था, तो वो तो डिजिटल सिग्नल ही समझता, तो मॉडेम ने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, तब हमारी स्क्रीन पे हमें इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन ऐसे ही मिल गई या इंफॉर्मेशन के लिए आपने मांगी थी उससे? अब कोई वेबसाइट आपने कंप्यूटर पे खोलनी है, क्या वेबसाइट अपने आप खुल गई या आपने वेबसाइट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट की थी? रिक्वेस्ट की थी, आपने टाइप किया था बकायदा कि ये वेबसाइट हमारी कंप्यूटर पे ओपन हो, है ना? तो जब ऐसी रिक्वेस्ट की थी तो मतलब कोई सिग्नल गए भी तो होंगे। अब कंप्यूटर डिजिटल है, तो वो कौन से सिग्नल भेजेगा? डिजिटल सिग्नल। लेकिन डिजिटल सिग्नल वायर से ट्रांसफर, जो हमारे घर पे वायर लगे उससे ट्रांसफर होंगे नहीं, तो फिर मॉडेम ने उस डिजिटल सिग्नल को वापस क्या किया? एनालॉग में कन्वर्ट किया और फिर वो भेजे। तो दोनों काम हो गए ना मॉडेम के, एक बार तो एनालॉग से डिजिटल में और एक बार डिजिटल से एनालॉग में। तो इसीलिए ये भी हम मल्टी फंक्शनल या 2-in-1 डिवाइसेस में मॉडेम को रखते हैं कि ये दो काम करता है, ये वाइस वर्सा, यानी कि एक बार तो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ा जाता है। वैसे ये टॉपिक किसका है? इंटरनेट वाले पार्ट का, इंटरनेट और नेटवर्किंग के पार्ट का टॉपिक है मॉडेम का। हुई कहानी खत्म? आगे समझ में? बस ये सारे हो गए ना,